मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं इकबाल अहमद। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड फलस्तीन को देंगे राष्ट्र के तौर पर मान्यता। Både israelere og palestinere har rett til å leve i fred i hver sin stat. Dette lå til grunn for FNs delingsplan i 1947. इसराइल ने तीनों देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाया। In our opinion, this step comes at a critical hour when Israel and the occupation is trying to derail this conflict. हमास और फलस्तीनी प्राधिकरण ने इसका किया स्वागत। बताएंगे कि दो राष्ट्र समाधान क्या है और क्यों है इसराइल आग बबूला। चाहे नेतन्याहू हो, चाहे एरियल शोरोन हो, इन लोगों ने हमेशा ओस्लो को रिजेक्ट किया है और कहा कि पैलेस्टाइन नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक तो पावर सिमेट्री, दूसरे उनका बढ़ता हुआ वर्चस्व दुनिया में, तीसरा अमेरिकन सपोर्ट और चौथा अरबों का अपना इंटरनल डिवीजन। चुनाव आयोग का बीजेपी कांग्रेस को निर्देश, मर्यादा में रहें स्टार प्रचारक। चुनावी हलचल में सुनेंगे संजीव श्रीवास्तव का विश्लेषण, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए इकबाल अहमद से। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे जाने वाले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत दूसरे अन्य लोगों के जनाजे की नमाज आज राजधानी तेहरान में अदा की गई। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति रईसी को उनके पैतृक शहर मशहद में कल यानी गुरुवार को दफन किया जाएगा। राष्ट्रपति रईसी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी तेहरान पहुंचे हैं। रविवार को रईसी और अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। रईसी के निधन पर भारत में मंगलवार को एक दिन के लिए राजकीय शोक भी रखा गया था। अमेरिका का कहना है कि रूस ने पिछले हफ्ते एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि दूसरे सैटेलाइटों को मारने की क्षमता रखता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, Russia launched a satellite into low Earth orbit that we assessed. रूस ने पिछले हफ्ते जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो हमारे आकलन के अनुसार स्पेस युद्ध का एक हथियार है, क्योंकि ये दूसरे सैटेलाइटों को मारने की क्षमता रखता है। इसलिए हम इसकी निगरानी करते रहेंगे। निश्चित तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और अपनी सेना को हमेशा सहयोग देते रहें। स्पेस में हम अपने हितों की रक्षा करते रहेंगे और हमारी इच्छा है कि स्पेस में मामला अस्थिर रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र खार्किव में यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों को तबाह कर रहे हैं और उन्हें पुख्ते नतीजे मिल रहे हैं। उनका कहना था, там найбільше бої. Харківщина, наші сили знищують окупанта. Результати खार्किव में हमारी सेना दुश्मनों को बर्बाद कर रही है। वहां से हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। मैं अपने सभी जाबाज सिपाहियों का उनकी बहादुरी और दिलेरी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो लोग भी हमारे देश और हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बांग्लादेश के एक सांसद की भारत में हुई मौत के मामले में बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने कहा है कि एक सप्ताह पहले लापता होने वाले सांसद अनवारुल अजीम की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री खान ने बुधवार को ढाका के धान मंडी इलाके में अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। बांग्लादेश में पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और भारतीय पुलिस भी इस मामले में सहयोग कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर टिप्पणी करने से बच गया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रमजान के दौरान विशेष दूत भेजकर उन्होंने कैसे गजा में भारत ने इस्राएली हमले रोके थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से दैनिक प्रेस वार्ता के दौरान ये पूछा गया था कि क्या मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब ये बात कही थी कि कैसे उन्होंने रमजान महीने में विशेष दूत को तेल अवीव भेजकर इस्राएली हमले रोके थे, तो क्या अमेरिकी विदेश मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी है। इस पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि मुझे इन बयानों के बारे में पता है, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने घोषणा की है कि वो अगले हफ्ते औपचारिक रूप से फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोन्स गार स्टोर ने कहा कि उनका देश फलस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर 28 मई को मान्यता देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि फलस्तीन को मान्यता देने का कदम उदारवादी ताकतों का समर्थन करने का एक साधन है जो लंबे और क्रूर संघर्ष में अपनी जमीन खो रहे हैं। ओस्लो में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि फलस्तीनी राष्ट्र के बिना क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। Palestinerne har en grunnleggende selvstendig rett til en egen stat. Både israelere og palestinere har rett. फलस्तीनियों को मौलिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र का अधिकार है। इसराइली और फलस्तीनी दोनों को अपने अपने राष्ट्र में शांति से रहने का अधिकार है। ये 1947 में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना का आधार था। 1949 में नॉर्वे और कई अन्य देशों ने इसराइल को मान्यता दी थी। फलस्तीनियों और इसराइलियों के अपने खुद के राष्ट्र के बिना मध्य पूर्व में कोई शांति नहीं हो सकती, और वो है दो राष्ट्र समाधान। बिना फलस्तीन के दो राष्ट्र समाधान हो ही नहीं सकता, या दूसरे शब्दों में कहें तो मध्य पूर्व में शांति के लिए फलस्तीनी राष्ट्र की जरूरत है। उधर मैड्रिड में संसद को संबोधित करते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने मैड्रिड में संसद को संबोधित करते हुए कहा, We're going to recognize Palestine for many reasons. हम कई कारणों से फलस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। हम इसे 3 शब्दों में बयां कर सकते हैं: शांति, न्याय और स्थिरता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दो राष्ट्र समाधान का सम्मान किया जाए और सुरक्षा की पारस्परिक गारंटी होनी चाहिए। हमारे साथ साथ कई अन्य देशों के लिए भी ये जरूरी है कि दोनों पक्ष शांति के लिए बातचीत करें, और यही वजह है कि हम फलस्तीन को मान्यता देते हैं। सांचेज ने इसराइल के प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना की। अगर एक कोई बात जो मेरे लिए साफ है तो वो ये है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास फलस्तीन के लिए कोई शांति योजना नहीं है। 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद आतंकवादी समूह से लड़ना सही है और जरूरी है, लेकिन नेतन्याहू इतना दर्द और इतना विनाश पैदा कर रहे हैं कि गजा और शेष फलस्तीन में इतना विद्वेष है कि दो राष्ट्र समाधान की व्यवहार्यता गंभीर खतरे में है। उधर आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने डबलिन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, Our step today, taken with Norway and Spain, is a further साइमन हैरिस कह रहे थे कि नॉर्वे और स्पेन के साथ उठाया गया हमारा आज का कदम राष्ट्र के दर्जे के वैध अधिकार की एक और मान्यता है। यह दो राष्ट्र समाधान के लिए समर्थन है। यह फलस्तीन और इसराइल दोनों के लिए शांति और सुरक्षा का एकमात्र विश्वसनीय मार्ग है। फलस्तीन को मान्यता देने वाले हमारे फैसले के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब यह करना सही हो। अब जबकि इकबाल इन तीनों देशों ने फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की बात की है, तो इसराइल का जवाब आना तय था। इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कात्स ने कहा कि यह कदम उनके देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है, इसलिए वो इन 3 देशों के राजदूतों को वापस बुला रहे हैं, यानी कि उनके देश में जो इसराइल के राजदूत हैं। इसराइली विदेश मंत्री के शब्दों में ये हमास के हत्यारों और बलात्कारियों को स्वर्ण पदक देने जैसा है। उनकी टिप्पणियों को धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बेन ग्विर ने भी दोहराया। टेम्पल माउंट के नाम से प्रसिद्ध अलक्सा परिसर में उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि जिन राष्ट्रों ने आज फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी है वो नुखबा फोर्स यानी हमास की कुलीन सेना, हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों को पुरस्कार दे रहे हैं, और मैं उनसे कहता हूं कि हम फलस्तीनी राष्ट्र की घोषणा की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन हमास और फलस्तीनी प्राधिकरण ने इसका स्वागत किया है। हमास ने इस फैसले को एक निर्णायक मोड़ बताया है। समाचार एजेंसी AFP को दिए गए एक बयान में हमास के वरिष्ठ नेता बासेम नईम ने कहा कि यह फलस्तीनी लोगों के कड़े प्रतिरोध की वजह से संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही ये मान्यताएं फलस्तीनी लोगों की दृढ़ता और प्रतिरोध का परिणाम है। नईम ने कहा कि यह फैसला फलस्तीनी मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। रमल्ला में बहुपक्षीय मामलों के सहायक मंत्री अम्मार हिजाजी ने इस कदम को शांति के लिए महत्वपूर्ण करार दिया। In our opinion, this step comes at a critical hour. हमारी राय में यह कदम एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है जब इसराइल इस संघर्ष को पटरी से उतारने और लोगों के बीच शांति बहाल करने की संभावनाओं को खत्म करने की
कोशिश में है। ऐसे में ये देश बताने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं कि इस क्षेत्र में शांति का एकमात्र रास्ता फलस्तीनी लोगों को उनकी आजादी, उनके अधिकार और विशेष रूप से आत्म निर्णय का अधिकार देकर है। और उधर इस्लामिक सहयोग संगठन ने फलस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के फैसले का स्वागत किया है। इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए उनका कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है और इससे फलस्तीनी लोगों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। और ओआईसी का कहना है कि वो इस तरह के प्रयासों की सराहना करता है जो इसराइल के फलस्तीन पर कब्जे को खत्म करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। अब जबकि ये 3 देशों यानी नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड फलस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से 2 राष्ट्र समाधान की चर्चा होने लगी है। और इकबाल, ये चर्चा गाहे बगाहे लंबे अरसे से होती रही है और जब भी इसराइल, गजा और या इस मुद्दे पर बात होती है तो खासकर जब से इसराइल गजा युद्ध शुरू हुआ तब से कई बार इस पर बात हुई, ये मुद्दा उठा। तो एक बार फिर से मौका है जिन्हें नहीं मालूम कि 2 राष्ट्र समाधान क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसे बताया जाए। तो मैंने इसके लिए बात की ICWA के सीनियर फेलो और मध्य पूर्व के जानकार डॉक्टर फजलुर रहमान से। देखिए, इसके 4-5 बड़े मेजर टर्निंग पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यह है कि 1917 में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी बैल्फोर साहब, तो उन्होंने एक जिसको कहते हैं बैल्फोर डिक्लेरेशन, उन्होंने एक लेटर इशू किया ये कहते हुए कि सारे दुनिया के ज्यूज को ये राइट है कि पैलेस्टाइन में वो उनके लिए एक नेशनल होम होगा ज्यूज के लिए। यहाँ से ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसकी शुरुआत होती है कि पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों के लिए एक स्टेट होगा। उसके बाद से माइग्रेशन बहुत बढ़ता चला गया, सारे दुनिया से, रशिया से, यूरोप से, USSR से, उस वक्त के लोग अपना आते रहे, अपना बसते रहे, बहुत तेज माइग्रेशन होता गया। फिर अरबों में एक तरह का रिसेंटमेंट बढ़ता गया उनके खिलाफ बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर 1922 में जो पैलेस्टाइन जो वार के बाद जो है वो ब्रिटिश मैंडेट के अंडर में आता है, तो उस वक्त उसके बाद और तेजी से वहां पे लोग जाने लगे जो यहूदी हैं। फिर ये मामला पहुंचा UN में। UN ने कहा कि अब ये है एक यहूदियों का वहां पे इतना बड़ा जमावा है, ये एक रियलिटी है। और उसके बाद ये हुआ था कि होलोकॉस्ट के बाद एक अलग तरह में पूरी दुनिया में एक तरह की उनको लेके सिंपैथी थी। होलोकॉस्ट यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं आप? जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो होलोकॉस्ट हुआ, जो सारी चीजें हुई, उसके लेके एक अजब तरह की वेव बनी प्रो ज्यूज के लिए, उनके लेके पूरी सिंपैथी दुनिया के आग्रेशन में, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में, सारे देशों में। तो यूएनओ ने एक कमेटी गठित की 1947 में कि इसका क्या किया जाए, इसको कैसे स्टेट को बांटा जाए, कौन सा स्टेट का नेचर क्या होगा। इनको ज्यूइश होमलैंड की बात थी जो बैल्फोर डिक्लेरेशन ने कहा था, इसमें ये बात है कि अभी स्टेट दे दी जाए इनको। तो उसमें कमेटी में ये चीजें दो रेजोल्यूशन आया, 2 डिसीजन थे। एक कमेटी ने कहा कि एक पार्ट था कि फेडरल बनाया जाए, एक ने कहा कि इसको पार्टीशन कर दिया जाए। मेजॉरिटी जो थी वो पार्टीशन के फेवर में थी। वो अल्टीमेटली उसको यूएनओ ने नवंबर 47 में उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा कि जो पूरी जो टेरिटरी है, जो लैंड है, जो ब्रिटिश मैंडेट के अंडर में है, उसमें 42% जो टेरिटरी होगी वो जाएगी पैलेस्टाइन को और 54% जो टेरिटरी है वो जाएगी इसराइल को और 2% टेरिटरी जो है वो रहेगी जेरूसलम, जिसको हम कहते हैं, वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के अंडर में रहेगी। ये अरबों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मेरे साथ अन्याय है कि उनकी पॉपुलेशन कम है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके लिए टेरिटरी जो है उनको ज्यादा दी गई है। पहली बात तो ये कुछ एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। फिर जो कुछ रेशनल वाइसेस थी उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आप हमको जमीन कम दे रहे हैं। अल्टीमेटली इसराइल ने 15 मई 48 को उस रेजोल्यूशन के हिसाब से, जिसको यूएन ने अडॉप्ट किया था, नवंबर 47 में एक स्टेट डिक्लेयर कर दी। लेकिन अरबों ने उसको माना नहीं। ये 48 में फिर सारे अरबों ने, इजिप्ट में, जॉर्डन ने और जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज थे, उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। उस जमाने तक इजराइल को बहुत ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट मिल चुका था, जर्मनी से भी, ब्रिटेन से भी, अमेरिका से भी, और सारा का सारा जो पर्सपेक्टिव था वो था होलोकॉस्ट। उसमें जो जमीनें दी गई थी उससे कहीं ज्यादा जमीन कब्जा कर ली इजराइल ने। लेकिन उसके बाद 48-49 में हुआ ये कि एक उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, जिसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक उन्होंने जॉर्डन को दे दिया और जिसको हम कहते हैं गाजा इजिप्ट को दे दिया। उसके बाद से हुआ ये कि पैलेस्टाइन जो है एज ए स्टेट वो तकरीबन बिल्कुल लोगों के दिमाग से हट चुका था। फिर आता है 67 जो इजराइल को, जिसने पूरे डिस्कोर्स को एक अलग तरह का टर्निंग पॉइंट दिया, जिसको हम कहते हैं 6 डे वॉर। उसने पूरी और जमीनें कब्जा कर ली, गाजा को कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक को कब्जा कर लिया, ईस्ट जेरूसलम जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम अंडर में था उसको भी कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद 73 वार आता है, उसमें इजिप्ट की हार होती है। लेकिन इजराइल को जो पहली लेजिटिमेसी मिलती है वो मिलती है कैंप डेविड एकॉर्ड से।
दैट इज 1978-79। पहली बार जो है इजिप्ट जैसी बड़ी कंट्री डेमोग्राफिकली, मिलिटरी, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, उसने सारे अरबों के ज्वाइंट एफर्ट को छोड़ के एक बायलैटरल रिलेशनशिप साइन किया। और इजराइल को पहली कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया, वो होता है इजराइल का पहला रिकॉग्निशन अरब देश में। वहां से इजराइल लगातार अपने आप को स्ट्रांग करता रहा पॉलिटिकली, मिलिटरी, और उसको स्ट्रांग करने में पूरी दुनिया का सपोर्ट था। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 यूएसएसआर, नंबर 3 यूरोप। 4 टर्निंग पॉइंट आता है, वो आता है 1993, जिसमें ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, जिसको पैलेस्टाइन की लीडरशिप ने पहली बार इजराइल की स्टेट को रिकॉग्नाइज किया। लेकिन उस रिकॉग्निशन के बदले में अगेन पैलेस्टीनियन को कुछ नहीं मिला। पैलेस्टाइन को सिर्फ वादा किया गया कि आप ट्रस्ट बिल्डिंग करेंगे, मैकेनिज्म होगा, धीरे धीरे आपको 5 साल में हम एक कुछ छोटा मोटा लोकल पावर देंगे, एक म्युनिसिपल लेवल का पावर देंगे, करते 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 5 साल लगेगा। दुनिया की पॉलिटिक्स बदली, यूनिलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर आया, अरब जो पॉलिटिक्स थी वो कमजोर हुई। उसके बाद इजराइल को धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिलता चला गया। इस्राइल जो है वो फलस्तीन को मान्यता दिए जाने के मुद्दे पर इतना उग्र क्यों है? पहली बात तो इजराइल का जो क्लेम उस जगह पे ये कहता है कि हमारी ये पूरी की पूरी लैंड हमारा बिब्लिकल क्लेम है। वो ये नहीं चाहता कि एक ऐसी स्टेट हो हमारे आसपास जो हमसे लगातार होस्टाइल रही हो। दूसरी वजह यह है कि इजराइल और जो दूसरे जो अगर वो चीजें जो है आसपास की जो स्टेट है उनसे जो पावर रिलेशनशिप है वो बहुत ही गैप है। उसमें कोई उनको किसी तरह की उनको कोई खतरा नहीं है कि कोई भी ताकत या कोई भी इनको वो कर लेंगे। तीसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो पिछले 30 सालों में, 40 साल में इतनी ज्यादा राइटिस्ट हो गई है, इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है कि उसमें पैलेस्टाइन स्टेट के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन 90s के बाद अंडर इस पोस्ट जो है ना ओस्लो के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे एरियल शोरोन हो, इन लोगों ने हमेशा ओस्लो को रिजेक्ट किया है और कहा कि पैलेस्टाइन नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक तो पावर सिमेट्री, दूसरे उनका बढ़ता हुआ वर्चस्व दुनिया में, तीसरा अमेरिकन सपोर्ट, और चौथा अरबों का अपना इंटरनल डिवीजन। तो डॉक्टर फजलुर रहमान विश्लेषण कर रहे थे, बल्कि इतिहास बता रहे थे कि कैसे इसराइल पैदा हुआ, कैसे इसराइल अपने अस्तित्व में आया, फलस्तीन प्राधिकरण कैसे बना। आने वाले कार्यक्रमों में, यानी कि आने वाले पॉडकास्ट में और भी हम इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम इतना ही आपको बताएंगे। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हमने आज बात की। पॉडकास्ट में आगे फर्स्ट टाइम जिंदगी में जब मैंने ये लोग जमा देखे थे, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस रैली के साथ जाना। एक ही बार मरता अच्छा होता। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हो रहे हैं उसमें क्या है माहौल, बताएंगे। और हम यहाँ पर अपने श्रोताओं से आज माफी मांगेंगे क्योंकि आज हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव यानी कि बात करेंगे चुनावी हलचल की। तो मोहनलाल, जैसा कि आपने कहा, अब बात होगी भारत में चल रहे चुनावों की। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले जो भारतीय संविधान के धारा 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार कोई बड़ा चुनाव कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर घाटी की 3 सीटें हैं, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग। बारामूला हो चुका है। श्रीनगर में 13 मई को चुनाव हुए थे और अनंतनाग में 25 तारीख को चुनाव होंगे। चुनाव के दौरान जो हमारी सहयोगी हैं बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे घाटी में थी, उन्होंने वहां बहुत कुछ देखा, सुना, कवर किया और अब वो दिल्ली आ चुकी हैं। तो आज मैंने उनसे कई मुद्दों पर बात की और सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा कि घाटी में आखिर उन्होंने चुनाव के दौरान क्या माहौल देखा। देखिए, कई लिहाज से ये जो इलेक्शन है, जैसा कि आपने कहा कि एब्रोगेशन के बाद ये पहला मेजर इलेक्शन है, और सबसे ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि बीते 36 सालों में अगर 1987 का आप इलेक्शन छोड़ दें तो उसके बाद वहाँ पे बाइकॉट का जो कॉल रहता था हुर्रियत का, वो बहुत प्रोमिनेंट होता था। उसको फॉलो करने वाले बड़ी तादाद में लोग होते थे। 13 तारीख को जब वहाँ वैली की जो पहली सीट थी श्रीनगर, वहाँ पे जब हम लोग देखे कि इलेक्शन में वो और उसके अंडर में पुलवामा, बडगाम जैसे इलाके भी आते हैं, ज़िले भी आते हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में लाइन लगी थी, जो कि
वहाँ के लोग भी कह रहे थे कि डाउनटाउन में इस तरह से पोलिंग बूथ पर लाइन लगना उन्होंने भी नहीं देखा। एक ऐसा जनरेशन है जिसने वो नहीं देखा। तो ये बहुत ही नया नज़ारा था कि लोग घरों से आगे बाहर निकल करके वोट कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। जो हम लोगों से बात कर रहे थे उसमें जो सबसे मेजर रीज़न जो हमें समझ में आया कि लोग क्यों निकल रहे हैं घरों से बाहर, वो एब्रोगेशन में जो हुआ वो तो आपने देखा ही कि इलेक्शन में भी महबूबा मुफ्ती और NC जो है उमर अब्दुल्ला, वो भी ये बार बार कह रहे थे कि जो 2019 में हुआ उसके खिलाफ अगर आपको आवाज़ उठानी है तो आप आइए। ये एक बड़ा मेजर रीजन लगा लोगों के बीच में, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि अब अपनी हुकूमत हो। यूँ तो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, ऑफकोर्स 3 सीटें हैं वैली की, कुछ बहुत बड़ा नहीं बदलेगा, लेकिन वो लोग इसे आइसोलेशन में नहीं देख रहे हैं। तो वो अपनी हुकूमत चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि अब वो घरों से बाहर निकले ताकि बीजेपी पार में ना रहे। तो ये वाला लोगों के अंदर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग था कि हम चाहते हैं कि हमारे नेता चुन के आए, और जो बेसिक रीज़न है कि बीजेपी इस पोजीशन में ना रहे कि वो ऐसा कुछ कर सके जो उसने पहले किया है 2019 में। तो ये एक बड़ा रीज़न था। जिन लोगों से हमने बात की है पोलिंग बूथ पर, उन लोगों ने कुछ ये बातें कही हैं हमसे। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं पहली बार वोट डाल रहे हैं, हमने अब तक वोट नहीं डाला है, लेकिन इस बार हम वोट डालेंगे। बिजली फीस अगर 300 रुपये है, वो गया 2000 रुपये। इनको बहुत गलत है, इनको बहुत दिक्कत है। पहली बार मैंने वोट डाला है, वो इसलिए कि हमारे कश्मीर में बहुत ये खराबी हो गई है, तबाही हो गई है। अब हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ कश्मीर में माहौल अच्छा हो, और जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम अपना कैंडिडेट चुने, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वो हमको मिल जाए। बेरोज़गारी है, बहुत महंगाई है। अब हम आज वोट डालेंगे, अब इसके आगे देखेंगे कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन आज हम वोट ज़रूर देंगे। ये तो बात हुई आम लोगों की कीर्ति, लेकिन बीजेपी जो इतना कुछ दावा कर रही है कि उनके कार्यकाल में हालात वहाँ बहुत अच्छे हो गए हैं, वहाँ शांति आ गई है, वहाँ विकास हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम सब लोगों के जहन में कि आखिर घाटी की उन 3 सीटों पर बीजेपी ने आखिर अपना एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? आपको क्या लगता है, या बीजेपी वाले क्या कहते हैं इस बारे में? इकबाल जी, ये तो सस्पेंस है और ये सवाल हमारे लिए भी है कि अगर बीजेपी ये दावा करती है कि 370 के बाद हालात बहुत सही हो गए हैं, तो बीजेपी को वहाँ अपने कैंडिडेट फील्ड करने चाहिए थे। क्योंकि जब बीजेपी 370 से पहले, मतलब 2019 से पहले तक भी आप देखेंगे, जब जनसंघ हुआ करता था तो भी बीजेपी अपने कैंडिडेट वहाँ फील्ड करती थी, भले वोट ना मिले। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला ज़रूर था। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि वहाँ पे जो अन्य पार्टियां हैं, एक अपनी पार्टी है अल्ताफ बुखारी की, एक सज्जाद लोन है जो सेपरेटिस्ट लीडर हुआ करते थे, अगर आपको याद हो 2008, और उनके पिता जो है वो फ्रंट लाइन सेपरेटिस्ट लीडर थे, अब्दुल गनी साहब। वो बीजेपी कह रही है कि वो उनकी पार्टी जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को समर्थन दे रही है। तो हमने बीजेपी के जो वैली में लीडर हैं अल्ताफ ठाकुर, उनसे भी ये सवाल पूछा कि आखिर वो क्यों उन्होंने ये तय किया कि इन 3 सीटों पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर वो बहुत अच्छी पोजीशन में है कश्मीर में। तो उन्होंने हमें ये लॉजिक दिया। लाइक माइंडेड पार्टीज़ के लिए हमने कश्मीर की 3 सीटें छोड़ दी, और हाँ, वहाँ हम उनको सपोर्ट कर रहे, वो अपनी पार्टी है या वो PC है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो हमने खुल के कहा कि यहाँ ऑप्शंस है, उनको सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा कीर्ति, ये बताएं कि लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं वोट डालने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है किसी भी लोकतंत्र के लिए, लेकिन क्या आपने वहाँ कुछ ऐसा भी, अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो कुछ पाया, कुछ जो देखा जो शायद देश के दूसरे इलाकों में उस तरह के मुद्दे नहीं रहे होंगे? आपको याद होगा कि 90 के दशक से लेकर 2016 में जब बुरहान वानी की मौत हुई थी, उसके बाद भी पैलेट बहुत इस्तेमाल होते थे। अब तो पैलेट गन ऑलमोस्ट कम हो गए हैं, ख़त्म ही हो गए हैं। तो बहुत सारे पैलेट विक्टिम हैं और उनके लिए भी ये चुनाव मायने रखता है, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। तो हमने ऐसे लोगों से बात की जो लोग, जिनके माता पिता हैं कश्मीर में रह रहे हैं, उनके बच्चे बाहर के जेलों में हैं सालों साल, और ऐसे लोग जो पैलेट गन के विक्टिम हैं, उनके लिए ये इलेक्शन एक्चुअली क्या मायने रखता है, वो कैसे देख रहे हैं। 2017 दिसंबर का महीना था, 7 तारीख को लिया घर से रात के 11 बजे। फिर गए हम SP साहब के पास। SP साहब ने बोला हाँ यहाँ ही है, हमारे पास है, ये है। उन्होंने बोला आप मिलिटेंट को फाइटिंग करते हो, तो मेरे पास अपने लिए पैसा नहीं तो उनके लिए कहाँ से लाऊंगा। फिर आज हो गया 7 साल उधरी, आज भी नहीं आया। अब क्या करेंगे हम? वहाँ जाने के लिए हमारे पास कभी पैसा भी नहीं होता है। उसी दिन पहली बार मैं निकला था, फर्स्ट टाइम जिंदगी में जब मैंने ये लोग जमा देखे थे, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस रैली के साथ जाना। एक ही बार मरता अच्छा होता, लेकिन जब ये पैरेड लगा है ना,
दिन में 1000 बार मरना पड़ता है। तो कश्मीर घाटी के लोगों से बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक आदेश जारी किया। इकबाल, इस आदेश में ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मर्यादा में रहें, मर्यादा बनाए रखें और चुनाव प्रचार के दौरान समाज को बांटने वाले जो भाषण हैं उनसे दूर रहें। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आदेश जारी करते हुए आयोग ने स्टार प्रचारकों को धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर प्रचार करने से दूर रहने से कहा है। और आयोग का कहना है कि चुनावों के लिए भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी को निर्देश दिया गया कि वो अपने स्टार प्रचारकों से कहें कि ऐसा कोई भाषण ना दें जिसमें समाज में गलत धारणा जाए, जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है। तो वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को यहां पर शामिल करने का वक्त आ चुका है। संजीव जी, चुनाव आयोग ने जो बातें कही आज कि ऐसे बयान ना दें कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है, बहुत देर नहीं हो गई इन सब के लिए? अगर कहें मुहावरे का प्रयोग करें तो जैसे अब पछता है क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत, ये तो थोड़ा चैरिटेबल है। और दूसरा कहें कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, 5 चरण हो चुके और इसके बाद भी किस तरह का एक किस्म का मतलब इसका कोई अर्थहीन सा भाई, या तो आप उन स्टार प्रचारकों के नाम से जारी करते अपना मैसेज, अपनी विज्ञप्ति और अपना संदेश। पहले भी जो मैं चुनाव आयोग ने कोई 3 हफ्ते पहले एक जारी किया था निर्देश, वो भी अध्यक्ष के नाम किया था दोनों पार्टी के। तो एक बैलेंस से बनाने की कोशिश है और एक मतलब चुनाव आयोग ने अनफॉर्चुनेटली इस पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में अपने आप को बहुत जिसको कहते हैं ना अक्विट, बहुत अच्छी तरह नहीं किया। उसके नंबर बढ़े नहीं है लोगों ने, चाहे वो मत प्रतिशत की बात है, चाहे वो एक कड़ा कदम उठाने की बात है, लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन की बात है, और खासकर सत्तारूढ़ दल के प्रति जो एक खास किस्म की नरमी सबसे उपयुक्त शायद शब्द है, लेकिन इससे कड़े शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है, तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं छोड़ रही। तो ठीक है, बट अब तो चुनाव खत्म होने को है, 80% जगह वोटिंग हो चुकी है। जी संजीव जी, आज अग्निवीर योजना को लेकर भी भारतीय सेना का राजनीति न करने की सलाह दी चुनाव आयोग ने कांग्रेस को, और अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी क्या बोले, पहले ये सुनते हैं। अग्निवीर की बात करना चाहता हूं, लंबा नहीं बोलूंगा, 1 सेकंड में बोलूंगा। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये 2 शहीद हमें नहीं चाहिए। एक शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक शहीद को पेंशन मिलेगी, दूसरे शहीद को पेंशन नहीं मिलेगी। एक शहीद के परिवार की रक्षा होगी, दूसरे शहीद के परिवार की रक्षा नहीं होगी। ये हमें नहीं चाहिए। अग्निवीर योजना को हम फाड़ के डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने जो कहा वो हमने आपको बता दिया, और राहुल गांधी ने जो कहा वो आपने सुन लिया। संजीव जी, अब देखिए ये कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अग्निवीर योजना जो है वो सरकार का एक बहुत बड़ा मामला था और सरकार बड़े जोर शोर से इसे लाई थी। इन चुनावों में क्या अग्निवीर योजना मुद्दा है भी या नहीं है? बिल्कुल है, और अगले चरण के चुनाव का मतदान जहां होने वाला है हरियाणा में तो एक बड़ा मुद्दा है, यूपी के भी कुछ हिस्सों में बड़ा मुद्दा है, राजस्थान में बड़ा मुद्दा है, यहाँ चुनाव निपट चुके। अग्निवीर एक ऐसी योजना रही है जिसको लेके शुरू से लोगों ने प्रश्न उठाए, और जहां तक राहुल गांधी की आज की बात है, कूड़ेदान में फेंक देने का हालांकि सेंटेंस बहुत ऐसा नहीं है कि सुनने में अच्छा लगे, हो सकता है शायद जनता को भाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी वो ध्यान आ रहा है अनायास की प्रेस क्लब में बैठ के उन्होंने किस तरह से ऑर्डिनेंस फाड़ा था मनमोहन सिंह सरकार का। तो ये भी एक जरूरत से ज्यादा आक्रामकता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समय वो था मोहनलाल जी, जब हम पत्रकारिता शुरू कर रहे थे, कि सैन्य विषय और विदेश नीति के विषय इन पे एक आम राय ऐसी रहती थी। अब आज की राजनीति में इतना ज्यादा तीखापन और आक्रामकता एक दूसरे के प्रति आ गई है कि वो जो एक सैंक्टिटी थी इन दोनों मुद्दों की, वो भी खत्म हो गई है। जी, तो शुक्रिया संजीव जी। कल फिर एक किसी मुद्दे पर जो भी चल रहा होगा उस पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के दिन भर के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही।